जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये एक बीच की स्टेट होती है आपकी शादी और डाइवोर्स की। जुडिशियल सेपरेशन से अगर आप पहले चलोगे तो आपकी शादी हुई है, जुडिशियल सेपरेशन के बाद अगर आप चलोगे तो आपका डाइवोर्स हो चुका होगा। तो ये एक बीच की बात है आपकी। जुडिशियल सेपरेशन एज ए लेमैन लैंग्वेज अगर आपको मैं बताऊं, जुडिशियल सेपरेशन सिंपल सा मीनिंग है कि बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से आप क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए अलग हो जाते हो। कुछ टाइम क्या, प्रिसाइजली 6 मंथ। ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद बेसिकली पर्पस क्या रहता है कोर्ट का? कोर्ट का पर्पस ये रहता है कि मान लीजिए किसी हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों पार्टीज में से किसी भी पार्टी ने हु इज अप्लाइंग फॉर द डाइवोर्स, वो गर्मजोशी में अगर केस किया हो, मतलब गुस्से में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर केस किया हो, तो या उनको समझने में कुछ दिक्कत आई हो, इसलिए कोर्ट ये प्रिज्यूम करके जुडिशियल सेपरेशन देता है ताकि वो इस पीरियड में, स्कूलिंग पीरियड में, वो आराम से सोच ले, समझ ले कि अगर डाइवोर्स हुआ तो देन व्हाट विल बी द फ्यूचर, उनका क्या फ्यूचर रहेगा आगे। ठीक है। तो ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आपका परिणाम रहेगा उसको समझ लें वो, इसलिए जो है आपका बेसिकली दिस इज द मेन पर्पस फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है। नाउ बिफोर इन अ जुडिशियल सेपरेशन को गो थ्रू करने से पहले थोड़ा सा मैं क्या करूंगा आपसे, मैरिज, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन अ हिंदू, इनके बारे में डिस्कस करूंगा सो दैट कि आपका माइंड सेटअप बन जाए कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग। देखिए, ये जो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो सेपरेशन की बात आती है, डाइवोर्स की बात आती है, ये हमारे मॉडर्न इरा, मॉडर्न हिंदूज में ये चीज न, मतलब आफ्टर द कोडिफाइंग द हिंदू मैरिज लॉ के बाद आई है। अदरवाइज इन एंशिएंट लॉ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेशन, मतलब देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ डाइवोर्स, बिकॉज वी बिलीव, स्पेशली हिंदू बिलीव, ये जो द मैरिज, मैरिज इज नॉट अ बॉन्ड ऑफ वन लाइफ। ये एक ही जीवन के लिए शादी नहीं होती, बट ये जन्म जन्मों के लिए शादी हो चुकी है। क्योंकि हम जो है, हाँ, हम हिंदूज की बिलीफ है कि मनुष्य के 7 जन्म होते हैं। ठीक है। तो 7 जन्म होते हैं, तो वो सातों सातों जन्मों के लिए एक ही पत्नी है, तो वहां पे अलग होने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। बट passage of the time, things changes, law changes, and accepted and codified. So now we have a Hindu Marriage Act, and under section 12, 13 and 13b we can apply for the divorce. So now back the main topic. देखिए, the concept of a marriage is to establish a relationship between the husband and wife. ठीक है। देखिए, बेसिकली हम इतना सा बोलते हैं, वही जो मैंने आपको बात बोली कि हम ये मान के चलते हैं, हम जो हिंदुओं में ये जो मैरिज अगर एक बार किसी के साथ होगी तो हम इसको इतना पवित्र मानते हैं और इतना अनब्रेकेबल मानते हैं कि ये सिर्फ इसी जन्म का साथ नहीं है, बल्कि अगले जन्म, उससे अगले जन्म, या 7 जन्मों तक का साथ माना जाता है। ठीक है। और जो वाइफ है उसको हम अर्धांगिनी नाम से जानते हैं। मतलब अर्धांगिनी का मतलब है आधा पार्ट, मतलब कि आधा पार्ट, मतलब यू कैन नॉट कंप्लीट योर सेल्फ। मतलब आदमी जो है, एक मेल जो है आपका, जो उसकी पत्नी है, ठीक है, अ मैन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट विमेन, ये बोला जाता है। विमेन कौन? जो उसकी वाइफ है। हम ये हमारा मतलब ये हमारा हिंदुओं का बिलीफ रहता है कि जो शादी है वो इतना पवित्र है, और उसका बंधन ऐसा होता है कि हम ये मान के चलते हैं, हम ये मानते थे, अब तो चलो with the passage of the time society has changed his mind in a Hindu also. The lots of things which not to be prevalent in Hindu, but all these things are getting very deep rooted and prevalent in Hindu समाज। जैसे आपका डाइवोर्स हो गया, मैरिज इन सॉरी लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ये चीजें प्रिवलेंट नहीं होनी चाहिए थी, बट नाउ इट्स मतलब ये फिर भी हो रही है। देखिए, बट हम हिंदू क्या मानते थे कि जो औरत है, जो इसके साथ हमारी शादी हुई है, वो हमारी अर्धांगिनी है, मतलब शी इज हाफ ऑफ द पार्ट।
हम जो है तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती है, ठीक है, अनटिल अनलेस वी कैन नॉट फाइंड अवर पार्टनर, ठीक है। बट देखिए मॉडर्न लॉ में क्या हो गया, person does not want to stay in a married life and does not want to extend any longer than she can request relief under the Hindu Marriage Act 1955 by way of the judicial separation। अब देखिए अगर मॉडर्न लॉ ने कॉडिफाई कर लिया और हमारे पास सेक्शन 10 आ गया, 11 आ गया, सॉरी सेक्शन 10 आ गया, 12 13 आ गया, और उसमें जब हम सेपरेशन क्लेम कर सकते हैं। देखिए जिस क्या बोल रहे थे हम, हमारी हिंदुओं का क्या बिलीफ था कि ये जो शादी है ये बहुत पवित्र है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, ये इसी जन्म का साथ नहीं है बट अगले जन्म का भी साथ है, जन्मों जन्मों का साथ है। बट प्रेजेंट टाइम थिंग्स चेंजेस, जैसे मैंने आपको बोला, अब जो है हम अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेट हो सकते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ द मैरिज इन हिंदू लॉ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये परमानेंट कनेक्शन है, एंडलेस है, और जब भी कभी भी हम रिलीजियस और ये मैरिज जो है एक इसेंशियल संस्कार है। हमारे हिंदुओं में टोटल कितने संस्कार हैं? 16। तो उसमें से एक ये संस्कार है, मैरिज का जो संस्कार बोलते हैं इसको। तो ये इतना आप सैक्रामेंट जिसे बोलते हैं ना, 16 सैक्रामेंट्स हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको बहुत ही पायस, मतलब इतना पवित्र मानते हैं कि इसको जन्म जन्मों का हम संबंध मानते हैं। देखिए, और इसको हम परमानेंट मानते हैं, एंडलेस मानते हैं। और जब कभी भी किसी हस्बैंड जो है कभी किसी परफॉर्मेंस में बैठेगा, रिलीजियस परफॉर्मेंस में, तो उसकी अर्धांगिनी उसके साथ बैठती है, ठीक है, इतना पवित्र माना जाता है। हिंदू मैरिज वाज डिजाइन्ड टू बी अ रिलीजियस सेरेमनी एंड कंडक्टेड फॉर्मली टू गिव अ स्पेसिफिक ब्लेसिंग। द कंसेंट ऑफ द पार्टीज डिड नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंट प्लेस इन ओल्ड हिंदू लॉ। देखिए अब क्या हुआ, पैसेज ऑफ द टाइम थिंग्स चेंजेस नाउ। देखिए मैरिज की फॉर्म चेंज हुई, अब और वहां पे वोइडेबल मैरिज आ गई। वोइडेबल मैरिजेस क्यों आई? देयर आर सम ग्राउंड्स इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हमारे हिंदुओं का जो कॉडिफाइड लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें जो है सेक्शन 12 जो है वो बोलता है कि कुछ मैरिज ऐसी होती है जो कि वोइडेबल भी है। अब देखिए वो कौन कौन सी है, वोइडेबल है, क्यों है? देखिए either party is impotent or unfit for the procreation of a children, ठीक है, या तो पार्टी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है तो डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ हाँ, आई विल, हाँ हाँ हाँ, आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल, डोंट वरी डोंट वरी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन मैसेज मी, या एंड ऑफ द क्लास आप बता सकते हो। इधर पार्टी ना impotent or unfit for the procreation of a children, the condition specified in a clause 2 of a section 5। देखिए अगर कोई पार्टी जो है आपका, कोई पार्टी जो है आपकी, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो इम्पोर्टेंट है और मतलब आगे अपनी संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आपकी मैरिज क्या है? वोइडेबल है। कंडीशन ध्यान में रखिए, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है। और ठीक है, और सेक्शन 5(2) के क्लॉज 2 के हिसाब से इधर पार्टी गिव अ कंसेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मान लीजिए इधर पार्टी की कंसेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अनसाउंड माइंड एट द टाइम, जब वो शादी की कंसेंट दी तो वो साउंड माइंड में नहीं था या थी, तो भी आपकी मैरिज क्या हो जाएगी? वोइडेबल हो जाएगी। कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट एज सच अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड व्हाइल ही शी कैन बी सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट मतलब कंसेंट तो दे सकते थे अनफिट फॉर द प्रोक्रिएशन, पर वो क्या आपका, जैसे ये जो है ना सेक्शन 5 के हिसाब से बता रहे हैं कि वो चाइल्ड को पैदा नहीं कर सकता था, कर सकती थी और थी था, ठीक है, या आपका वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से आपका क्या सफर कर रहा हो, ठीक है। इधर पार्टी इज सब्जेक्ट टू द हैबिचुअल अटैक, या कोई आपका मेंटल अटैक जो उसको होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ये आपकी वोइडेबल। या जो कंसेंट है आपकी, वो आपकी क्या है? हर पेरेंट, जो दुल्हन की जो कंसेंट है आपकी, वो क्या है आपकी? पेरेंट्स के प्रेशर से उसने दी, ठीक है। The bride was pregnant by another man other than the bridegroom at the time of the marriage। और जब शादी हुई तो दुल्हन है उसके पेट में जो बच्चा था वो किसी और आदमी का था, जबकि उसके हस्बैंड का नहीं था जिसके साथ वो शादी कर रही।
अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। द फैक्ट इज, देखिए, इफ द मैरिज हैपेंड without the consent of bride, what about the bridegroom? बट अबाउट द ब्राइडग्रूम, अगर ब्राइडग्रूम की कंसेंट ना हो तो आपकी मैरिज वॉइडेबल नहीं होगी। देखिए, इट मींस, चलिए एनी हाउ लीव इट, जस्ट रिमाइंड, अगर ब्राइड की कंसेंट ना हो तो आप यू कैन, मतलब आपकी शादी वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन कौन से ग्राउंड आ गए आपके? मेंटली फिट नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर है, प्रेशर में आपकी कंसेंट दी, ठीक है, या जब उसने कंसेंट दी तो वो आपका अनसाउंड था, या जब शादी हो रही है तब आपका क्या, वो प्रेग्नेंट थी किसी और आदमी से जिससे कि उसकी शादी नहीं हो रही है, बल्कि अदर देन हिज हस्बैंड। ठीक है, नाउ सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन द मैरिज इज अ वैलिड इफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए, दिए तो आ गई आपकी वॉइडेबल कंडीशन। नाउ अब हम वैलिड कंडीशन करेंगे। देखिए, वैलिड कंडीशन में क्या है, जब भी शादी हो रही हो आपकी तो उसका कोई भी जो लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो पार्टी जो है वो कैपेबल होनी चाहिए आपकी वैलिड कंसेंट देने के लिए। ठीक है, और जब उन्होंने कंसेंट दी तो उन्होंने अपने साउंड माइंड से दी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी पार्टी को आपका मेंटल अटैक नहीं आना चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी एज है वो ब्राइड ग्रूम की कितनी है कि 21 आ गई और ब्राइड की 18 ईयर्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये इंक्लूड, तो आफ्टर 1976। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी जो आपकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आनी चाहिए और दोनों पार्टीज का आपस में स्पिंडा में रिलेशन नहीं होना। ठीक है, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर द वैलिड कंडीशन। नाउ किन कारणों से आपकी जो है मैरिज आपकी वॉइड हो सकती है? वॉइड का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 है, सेक्शन 5 का जो सब क्लॉज 1 है, देखिए, और सब क्लॉज 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी, और सब क्लोज जो 4 है और 5 है, अगर उसके कॉन्ट्रामेंशन में शादी की तो आपकी क्या मैरिज जो है वॉइड आएगी। अब देखिए, लेट मी टेल यू, सेक्शन 1 बोलता है, सब क्लोज 1 बोलता है आपका कि लिविंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका कोई भी पार्टनर जो जिंदा नहीं होना चाहिए उस टाइम। तो आपकी अगर मान लीजिए ए पर्सन है, उसकी वाइफ डब्ल्यू है, वो जिंदा है और उसने दूसरी मैरिज कर दी, देन दैट इज अ वॉइड मैरिज। ठीक है, नो, ये तो आ गई वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इधर पार्टी शुड नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशन में अगर थे और उन्होंने शादी की तो भी आपकी मैरिज वॉइड है, स्पिंडा में थे शादी की तो भी आपकी वॉइड है। व्हाट अबाउट इफ द मैरिज अगर सोलिमिनाइज्ड बिटवीन द husband and a wife and they are under the age as prescribed in section 5 subclause 3, that is 18 and 21 year, 21 year for the bridegroom and 18 year for the bride। अगर उनकी शादी हो गई जिनकी उम्र जो है आपकी जैसे कि हमारे कानून में बता के रखा हुआ है सेक्शन 5 के सब क्लॉज 3 में 18 साल से ऊपर लड़की और 21 ईयर से ऊपर लड़का, तो आपकी मैरिज क्या वॉइड है कि वैलिड है? दैट मैरिज इज अ वैलिड, दैट मैरिज इज अ वैलिड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट मैरिज इज अ वैलिड, क्योंकि सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज में उसको मेंशन ही नहीं किया गया। तो इट मे बी, you can say it is the lacuna or something like that, but इसका ऑप्शन है दिया हुआ फिर भी। देखिए, तो डोंट फॉरगेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि अगर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपका क्या माना जाता है, आपका वो शादी जो है वैलिड है। ठीक है, द एडवांस कंसेप्ट ऑफ अ मैरिज इज कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। पर देखिए, टाइम चेंजेज हुआ, हम इसको सेक्रामेंट मानते थे, इसको पवित्र मानते थे, टूट अनब्रेकेबल बॉन्ड मानते थे, बट क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। इट टेक्स एथिक्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्री चॉइस एंड इंडिविजुअल, हर एक आदमी की चॉइस को जो है क्या किया गया,
रिस्पेक्ट दी गई, इक्वालिटी दी गई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51, 15, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, मेल फीमेल को अलग अलग राइट्स। ये सारी चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी कि बेसिकली व्हाट इज द पर्पस, जस्ट टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, की जो समाज का जो स्तर है उसको ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, तो it is an established opinion of the people that the marriage is to be operative and must be an agreement by choice entered into by both parties. आज की डेट में दोनों पक्षों की रजामंदी होनी चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो मैरिज है इन ओल्ड एंशिएंट इरा, पुराने टाइम में हमारे हिंदूज में जो फादर था उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो एक अच्छा दामाद ढूंढे। बट उस पुराने टाइम में आपकी बेटी की जो कंसेंट थी, डॉटर की जो कंसेंट थी, दैट इज इरेलेवेंट, उसको कंसीडर नहीं किया जाता था। बट आज के टाइम में द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, वेदर इट इज अ सन और अ डॉटर, उन दोनों की जरूरी है। बिकॉज अगर जरूरी नहीं है तो जरूरी है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इन एग्रीमेंट फॉर्म में। क्योंकि एग्रीमेंट में क्या होता है, consensus ad litem, मतलब both parties meeting in the same mind and both party has the same mind। ठीक है, नाउ अब देखिए वेरियस फॉर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, ब्रह्मा मैरिज होती है आपकी, इसमें जो है गिफ्ट किया जाता है आपका डॉटर का बाय उसके फादर के, और साथ में कुछ आपके ऑर्नामेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आपकी द फादर ऑफ द गर्ल हिमसेल्फ, इसमें जो है दूल्हे को खुद बुलाता है आपका लड़की का पिता और शादी करवाता है। ठीक है, अब ये दैवीय मैरिज, द गर्ल इज गिवन टू पर्सन हु ऑपरेट एज ए प्रीस्ट। जैसे इसमें क्या होता था, आपका जो प्रीस्ट होते थे उनको जो है लड़की जो है दी जाती थी। ये शादी जो है आपकी ब्राह्मणों के बीच में ज्यादा प्रेवलेंट है, दैवीय मैरिज। ठीक है, अर्शा मैरिज में ये जो सिंबल है आपका रूरल स्टेज का ऊपर हिंदू सोसाइटी वेयर cattle were considered the crucial part in this, the presence of a cow and a bull or a two cows and a two bulls make the price of the bride। मतलब इसमें दुल्हन का प्राइस लगाया जाता था आपका एज पर दी काउ, अर्शा मैरिज बोलते हैं इसको। नाउ प्रजापत्य में क्या होता था, दीज ऑल आर द फॉर्म्स। कई बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि इस फॉर्म की मैरिज में क्या होता था। प्रजापत्य मैरिज में, in this marriage the gift is made with the conditions that may both of you perform together your civil and religious duty। सिंपल, ये आपने जो है अपनी जो भी है आपकी सिविल और जो धार्मिक जो आपकी ड्यूटी है उनको करना। ये तो थी आपकी अप्रूव्ड मैरिज जो थी आपकी हमारे हिंदू समाज में। पर कुछ मैरिज ऐसी थी जो कि अनअप्रूव्ड थी, उसमें से असुरा मैरिज ये है आपकी कि दुल्हन को जो है खरीद के लेना, दुल्हन को जो है खरीद के लेना। तो वो जो आपकी अशुरा मैरिज है, खरीद के ले गया और उसकी शादी कर ली। गंधर्व मैरिज में क्या है आपका कि भाग की शादी करना, एक टाइप के, जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट। दिस मैरिज हैपेंड बाय ओनली कंसेंट फ्रॉम द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। दिस मैरिज हैपेंड बाय ओनली कंसेंट फ्रॉम द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। दिस फॉर्म ऑफ अ मैरिज वाज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइब those who lived in the slope of the Himalayas। ठीक है, राक्षसा मैरिज, ये देखिए बहुत ही आपकी एक अनसिविलाइज्ड थी। द टाइप ऑफ मैरिज वाज ओनली अलाउड टू द क्षत्रियाज और मिलिट्री क्लासेस। एयर फोर्सिबल, देखिए फोर्सिबल अबडक्शन जो है वो दुल्हन का करके ले जाते थे। ठीक है, हर पेरेंट्स हाउस इन नेचुरलिटी। नाउ पिशाचा मैरिज, ये तो बर्थ आपकी फॉर्म थी। इसमें क्या करते थे कि दिस फॉर्म मैरिज पनिशेबल ऑफेंस अंडर द आईपीसी रेप। इसमें जो है हस्बैंड जो है सीक्रेटली जो है ब्राइड और डिसऑर्डर इन हर इंटेलेक्ट, दैट इज अ सिंफुल मैरिज एंड दिस टाइप ऑफ मैरिज कॉल्ड पिशाचा। इसमें जो है जैसे शराब पिला के या कुछ ऐसा करके उसके साथ कुछ भी जो है आपकी जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज लाइक रेप वगैरह कमिट करनी, दैट इज योर पिशाचा मैरिज। नाउ अब जो मॉडर्न हिंदूज में कौन कौन सी फॉर्म प्रेवलेंट है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट गिव एनी पर्टिकुलर प्रोविजन, बट जैसे हमारी सोसाइटी में जो प्रेवलेंट है वो है आपकी अरेंज मैरिज और
लव मैरिज। देखिए, most of the Hindu marriages are still arranged marriages, and arranged marriage can be done with in the form of a Brahma marriage or the Asura marriage। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो अरेंज मैरिजेस हैं वो एंशियंट में, एंशियंट हिंदू लॉ में वो किस तरीके, किस नाम से जानी जाती थी। तो इट में बी ब्रह्मा और असुरा। बिटवीन द शूद्रा, द असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ मैरिज, बट इन हाई स्टैंडर्ड हिंदूज आपका कौन सी मैरिज आपकी प्रेवलेंट है? ब्रह्मा मैरिज। ठीक है, नाउ देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये तो हमने डिस्कस कर ली वैलिड मैरिजेस की कंडीशन, वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस आपकी कब होती है, नाउ कब आपकी मैरिज कंप्लीट मानी जाती है। देखिए, सेक्शन 7 जो है हमारा हिंदूज का, वो आपका इसके बारे में डिस्कस करता है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर, हमारी जो हिंदू की शादी वो 3 टाइप में होती है, सॉरी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप आपका आता है सगाई, दूसरा स्टेप आता है आपका कन्यादान, इसमें कन्यादान होता है, और सब लास्ट स्टेप आता है आपका सप्तापदी। सप्तापदी का सिंपल सा मीनिंग है 7 फेरे। जैसे ही आपके 7 फेरे होते हैं वैसे ही आपकी शादी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और यही आपका जो सेक्शन 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है कि द मोमेंट सप्तापदी आपकी कंप्लीट होती है, सप्तापदी उसी टाइम आपकी शादी जो कंप्लीट मानी जाती है, और उसके इफेक्ट जो है दैट इज अ वैलिड। और सप्तापदी को ही आपका इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेरेमनी ऑफ द मैरिज। अगर किसी भी मैरिज में अगर आपकी सप्तापदी नहीं हुई है तो you can see section 7 सप्तापदी is an essential part of the ceremony of a marriage। तो you can see कि वो मैरिज क्या ही आपकी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7। ठीक है, देखिए, हिंदू लॉ आल्सो अलाउ इंटरकास्ट मैरिज। हमारे हिंदूज में अगर हिंदू है तो दे कैन मैरिज, बट इन सम स्पेशल प्रोविजन अंडर स्पेशल, ये नॉन हिंदू के साथ जो है आपका हिंदू मैरिज कर सकता है, बट वो इन स्पेशल मैरिज एक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और उसके कोई एडवर्स इफेक्ट है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की है तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्न कैसे होगी, या उसके बारे में डिटेल से डिस्कस की थी। नाउ नाउ आफ्टर ऑल दिस की वैलिड मैरिज कैसे होती है, कब मैरिज कंप्लीट मानी जाती है अंडर सेक्शन 7। नाउ the main important of our topic, the main topic of our today's lecture, that is the concept of a judicial separation। देखिए, judicial separation is a medium under the law to give some time for the self analysis। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल वही बात कि हस्बैंड और वाइफ को टाइम दिया जाता है कि आप दोबारा से सोच लो कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप रेडी हो अलग अलग रहने के लिए। ठीक है, ये जस्ट आपका हमारे लॉ के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा अलाउ किया जाता है कि आप दोनों अलग अलग रह सकते हो और अलग अलग से सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 10 देखिए, बैरेक्ट लैंग्वेज, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provides that judicial separation for both the spouse, those who are married under the Hindu Marriage Act 1955, they can claim the relief of a judicial separation by filing petition। ठीक है, once the order is passed they are not bound to have cohabitation। ये बात है, अगर क्या बोल रहा है, who are married, जो शादीशुदा है, और they can claim they can claim the relief of the judicial separation by, मतलब वो जो है जुडिशियल सेपरेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तो वो अलग अलग रह सकते हैं। बेसिकली देखिए, पर्पस क्या है इसका, ताकि लॉ के द्वारा जब प्रोवाइड किया हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे को डिजर्ट किया है। अब देखिए, जब डिजर्ट किया है या विदाउट एनी रीजन वो आपको छोड़ के चली गई है, तो उसके अनदर आपके आप जो है जो उसको अनदर कॉन्सिक्वेंसेस है, लाइक आपका यू कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। और अगर जुडिशियली सेपरेट है, आप अलग अलग रह रहे हैं, तो आप ये चीजें नहीं बोल सकते। नाउ पर्पस देखिए क्या है आपका,
एनी स्पाउस, कोई भी आपका जैसे हस्बैंड है, वाइफ, एनी स्पाउस हु इज हर्ट बाय अनदर स्पाउस कैन फाइल अ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अगर किसी ने किसी भी पार्टनर ने, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को अगर हर्ट किया किसी भी वे में, तो वो जो है सेक्शन 10 की जुडिशियल सेपरेशन की क्या कर सकती है, कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, द मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड प्रॉपर्ली अंडर द, बट कंडीशन क्या है, जुडिशियल सेपरेशन आपका कब दिया जाता है, जब आपकी मैरिज क्या हो, वैलिड हो और वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सोलिमनाइज्ड हो। ठीक है, the respondent should be settled in the jurisdiction of the court where the petition filed the petition। जो रेस्पोंडेंट है आपका, जैसे हस्बैंड ने फाइल किया तो वाइफ जो है वहीं, वाइफ जहां रहती है वहां पे आपका केस किया जाएगा जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, द हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों इकट्ठे रहते हैं तो द पीरियड ऑफ अ टाइम बिफोर द फाइलिंग पिटीशन, द हस्बैंड वाइफ लिव टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम बिफोर द, हस्बैंड और वाइफ जो है आपका इकट्ठे रहते हैं तो वहां पे भी आपकी जो है वो फाइल कर सकती है, ये कंडीशन है। ठीक है, और एवरी पिटीशन जो है आपकी ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी के हिसाब से जो है फाइल की जाती है। अब देखिए ग्राउंड क्या क्या है आपके, बेसिकली देखिए इसमें जो ग्राउंड आपके डाइवोर्स के हैं वही ग्राउंड आपके मैक्सिमम जो है आपके जुडिशियल सेपरेशन के भी है। देखिए फर्स्ट ग्राउंड है आपका अडल्ट्री, अडल्ट्री नो मोर ऑफेंस, नवतोष सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं नहीं सॉरी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद जो है आपका अडल्ट्री जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इट्स अ नो मोर ऑफेंस अंडर सेक्शन 497 इन ऑफ इंडियन पिनल कोड, बट इट्स अ रिमेन ग्राउंड। अगर कोई अडल्ट्री करता है तो वो जो उसका जो पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, whether it may be husband or it may be a wife, they can claim judicial separation and divorce also। ठीक है, अगर कोई अडल्ट्री करता है तो आपका क्या है, तो आपका हस्बैंड, तो वो जो है आपका स्पाउस जो है वो जुडिशियल सेपरेशन क्लेम कर सकता है। क्रुएलिटी, अडल्ट्री क्या है आपका, अडल्ट्री, अडल्ट्री अगर थोड़ा सा बता दें, मतलब मैरिड पर्सन ने क्या किया आपका, वॉलंटरी had a sexual intercourse with any other person except his or spouse, मतलब हस्बैंड और वाइफ ने, हस्बैंड या वाइफ ने अपने पार्टनर के स्पाउस के अलावा किसी और के साथ वॉलंटरली, क्या, वॉलंटरली, वॉलंटरली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वॉलंटरली। अडल्ट्री तब तक नहीं प्रूव की जा सकती है जब तक वॉलंटरली ना हो। ठीक है, वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो मान सकते हो आप। नाउ द सेकंड वन इज योर क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब देखिए क्रुएलिटी की डेफिनेशन बहुत वाइड हो चुकी है, आप डे बाय डे क्रुएलिटी पे आपकी बहुत सारी जजमेंट्स आ रही हैं। अभी देखिए रिसेंट जजमेंट थी किसी हाई कोर्ट की, जिसमें कि ये बोला गया था, अगर कोई वाइफ, अगर कोई वाइफ आपको फोर्स करती है, हस्बैंड को फोर्स करती है कि आप अपने माता पिता के साथ ना रहो, तो दैट आल्सो अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। तो ये टाइम टू टाइम आपकी चेंज हो रही है, आपकी बहुत वाइड डेफिनेशन हो रही है। देखिए क्रुएलिटी आपकी फिजिकली भी हो सकती है, देखिए स्पाउस ट्रीट हिज और पार्टनर विद द क्रुएलिटी इन्फ्लक्स, मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, तो द सफर कैन फाइला, देखिए क्रुएलिटी का सिंपल मीनिंग कि हराश करना आपका इन जैसे मैंने आपको बता दिया आपको कि क्रुएलिटी क्या होती है, कि तिरस्कार करना किसी का। नाउ डिजर्शन, डिजर्शन में आपका क्या है, डिजर्शन सिंपल सा मीनिंग कि छोड़ के चले जाना। In this section, it is defined that if the spouse left the other spouse for any reason without informing her for a period not less than 2 years, but पिटीशन फाइल करने से पहले कम से कम 2 साल जो है उसको छोड़ के, बिना उसको छोड़ के जा चुका होना चाहिए। ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर जो है होना चाहिए कम से कम। नाउ
कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या है आपका, कन्वर्जन में मान लीजिए आपने आप हिंदू हो, आप कन्वर्ट करके मुस्लिम को या क्रिश्चियन को, तो भी आपके स्पाउस के पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। यही आपने दुर्गा प्रसाद राव वर्सेस सुंदरशन स्वामी में बोला था। अनसाउंड माइंड, if any spouse in a marriage is suffering from any mental disease which is difficult to live for the other spouse with the sufferer, मान लीजिए कि अगर कोई मेंटल हो गया आपका, अनसाउंड हो गया, तो भी आपका क्या, इट्स अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। देखिए अनिमा रॉय वर्सेस प्रभा मोहन राय एयर 1969 में बोला गया था, द रिस्पोंडेंट वाज फाउंड सफरिंग फ्रॉम अ एबनॉर्मल डिसीज आफ्टर 2 months ऑफ अ मैरिज। रिस्पोंडेंट को पता चला कि भाई ये तो अबनॉर्मल है। द डॉक्टर हु चेक्ड द रिस्पोंडेंट आल्सो कुड नॉट फाइंड द पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ स्टार्टिंग द इलनेस, देयरफॉर इट वाज हेल्ड दैट डिसीज वाज नॉट प्रूव एट द टाइम ऑफ द मैरिज। देखिए एसेंशियल कंडीशन क्या है आपकी, सारी जो देखिए अनसाउंड माइंड में क्या है आपका, एट द टाइम ऑफ अ मैरिज, एट द टाइम ऑफ अ मैरिज अगर जो है ये बात छुपाई कि जो जिसके साथ शादी हो रही है वो क्या है आपका, अनसाउंड माइंड है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वो अनसाउंड माइंड है तो आपका क्या है आपका, देन इट इज अ ग्राउंड। मान लीजिए कि मेरे को पता है एंड इवन दो आई मैरिड विद द पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड, मतलब मेरे को पता होते हुए भी मैंने शादी की, तो फिर दिस ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ग्राउंड इज योर लिप्रोसे, अगर कोई भी इसे सफर कर रहा हो और ये रिकवर नहीं हो सकता है, देन द अदर पार्टी क्या कर सकती है, आपकी फाइल कर सकती है। नाउ कोई भी ऐसा डिसीज हो, इफ एनी पार्टी टू अ मैरिज और अ स्पाउस हैज एनी टाइप ऑफ डिसीज which is incurable and communicable and the spouse does not know key about the fact that the time at the time, देखिए ये वाला भी ग्राउंड भी कब आपका अवेलेबल है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मान लीजिए मेरे को पता है दिस पर्सन इज सफरिंग विद वनरेबल डिसीजेस and it is non curable, in that circumstances also what you can file a judicial separation petition, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाली एक ही बात है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर आफ्टर द टाइम ऑफ द मैरिज आ गया तो क्या, तो ये बातें नहीं आएगी। रिनाउंस द वर्ड, मान लीजिए कि किसी ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने अगर संन्यास ग्रहण कर लिया, तो भी आपका क्या है, वो डाइवोर्स फाइल की जाती है, क्योंकि इसको क्या माना जाता है हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ, इट इज कंसीडर्ड एज अ सिविल डेथ, ठीक है। नाउ मान लीजिए नेक्स्ट इज योर सिविल डेथ ऑब्लिक प्रिज्यूम्ड डेथ, according to the देखिए section 108 of the Indian Evidence Act, there is a presumption, there is a presumption if any person, there is a presumption that कोई 7 साल तक अगर किसी आदमी के बारे में सुना नहीं गया, जाना नहीं गया, उसे देखा नहीं गया, तो ये मान लिया जाता है कि ही इज अ डेथ, ठीक है। तो वही आपका ग्राउंड यहाँ पे, अगर कोई 7 साल तक देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, अगर उसका कोई भी स्पाउस में एनी ऑफ द इट में भी हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, तो वो जो है इस ग्राउंड पे क्या कर सकती है, डाइवोर्स पिटिशन या कर सकता है, डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है। देखिए सम ऑफ द ग्राउंड जो है एडिशनल ग्राउंड फॉर द वाइफ के लिए अवेलेबल है, जो कि हस्बैंड के लिए नहीं, बाइगमी। इट मीन द हस्बैंड इज रीमैरिड while he is already married, both of his wives have a right to claim the petition for a judicial separation with the condition that the, ठीक है। जस्ट नाउ रेप और सोडोमी और बेस्टिलिटी, देखिए क्योंकि ये ग्राउंड इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ये ऑफेंस जो है सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है। द वाइफ हैज अ राइट टू फाइल अ पिटीशन फॉर अ जुडिशियल सेपरेशन, मान लीजिए कि हस्बैंड जो है गिल्टी हो जाता है आपका रेप का, बेस्टिलिटी का, सोडोमी का, तो आपका क्या हो सकता है, वाइफ जो है क्लेम कर सकती है आपका जुडिशियल सेपरेशन। ये एडिशनल ग्राउंड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी एडिशनल ग्राउंड इज अवेलेबल फॉर द वाइफ फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, देन हाउ मेनी ग्राउंड इज देयर, 4 ग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट इज योर रेपुटेशन मैरिज, ए ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। देखिए दिस इज द थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहता था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर किसी भी माइनर बच्चे की शादी कर दी गई है, इफ अ गर्ल मैरिज हैपन, अगर 15 साल होने से पहले ही अगर आपकी किसी बच्चे की शादी, लड़की की शादी कर दी,
तो जब वो देन शी हैज, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो उस शादी को तोड़ सकती है, ठीक है। और उसके पास क्या है ऑप्शन, जुडिशियल सेपरेशन। नाउ देखिए एग्जांपल से समझिए, देयर इज अ गर्ल ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड एंड शी इज फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया से थी, 14 साल की लड़की थी। एंड चाइल्ड मैरिज अ वेरी कॉमन, वहां पे आप इस ऑब्वियस ट्राइबल्स में होता है। तो उसके पेरेंट्स ने कंसेंट दे दी, और उसके कंसेंट के बिना आफ्टर मैरिज दिस एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर अ लिविंग रिलेशनशिप विदाउट एनी वैलिड रीजन, ठीक है। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर ग्राउंड ऑन व्हिच द स्पाउस कैन फाइल अ केस फॉर अ जुडिशियल डाइवोर्स और अ डाइवोर्स, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि हर पेरेंट्स गिव हर प्रेजेंट टू द ब्राइड ग्रूम विदाउट हर कंसेंट आफ्टर द मैरिज, दिस एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर लिविंग अ रिलेशनशिप विदाउट एनी वैलिड रीजन। The act has a great role to solve the dispute between the spouse and to free them from marital ties. In this case, she, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन है, क्योंकि वो 15 साल से छोटी थी, तो वो क्या कर सकती थी, जुडिशियल सेपरेशन की फाइल कर सकती थी, ठीक है। अगर वो चाहे तो शी कैन कंटिन्यू विद दैट मैरिज, अगर वो उसको चाहे कि वो नहीं, अब शी डोंट वांट टू लिव मोर विद दैट पर्सन, तो शी कैन फाइल अ जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। देखिए डोंट गेट कंफ्यूज, द ग्राउंड which is available for the judicial separation are same and also available for the divorce. Tomorrow we will discuss the divorce in the next class, so please don't get confused because ये ground आपके same है, क्योंकि मैं I already told you in the very beginning कि judicial separation आपकी बीच की बात है marriage और divorce की। जैसे आपका judicial separation आपका complete होता है, even after that husband and wife don't want to live together, then they go for the divorce. कंक्लूजन में कुछ नहीं, अब मैरिज इज अ कंसीडर, देखिए हम हिंदुओं में मैरिज को सैक्रामेंट माना जाता है, ठीक है, सॉरी पवित्र माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। बट आज के टाइम में ये चीज चेंज हो गई है, एवरीबॉडी हैज open liberty to live the way they can live their life, the way they want. Therefore this act does not allow for living a relationship without any valid reason. यहाँ पे बोला गया है कि हस्बैंड कोई भी जो है स्पाउस किसी को भी छोड़ सकता है, बट देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन, और वैलिड रीजन स्पेसिफाइड है जुडिशियल सेपरेशन के सेक्शन 10 में, डाइवोर्स के सेक्शन 13 में, ठीक है। दैट इज अ ग्रेट रूल टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द स्पाउस एंड फ्री देम फ्रॉम मैरिटल टाइज। देखिए, और ये जो सेक्शन है, बेसिकली ये जो सेक्शन है आपका, ये इसीलिए बनाया गया सो दैट कि आपके जो है रिलेशन जो है आपके मैरिट के जो मैरिटल जो रिलेशन है उनको बचाया जा सके, ठीक है। This is all about the judicial separation, very easy. Basically you have to remind the grounds. I think you will not forget because again we will repeat, हम जितने ये ground यहाँ पे पढ़े, ये ground जो है divorce में पढ़ेंगे in a very detailed manner. Thank you very much. Please do like, share, subscribe this channel and please share with your friends who are needy. Basically मेरा purpose यही है free of cost इन वीडियो को डालने का, ताकि जो है जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रेपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी का, और वो दे कैन नॉट अवेल अ हैवी अमाउंट जुडिशियल कोचिंग, तो इसके गो थ्रू कर सकते हैं।